जब आपके अंदर पैशन होता है, साथ में मेहनत होती है, अपनों का साथ होता है, तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में होती है। ना ही फिर आपका हौसला डगमगाता है, ना ही आपकी आरज़ुएं दम तोड़ देती है। हेलो, आदाब, नमस्कार। परवाज़ में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है और आज इस शख्सियत की परवाज़ हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इन्होंने मिसेस एशिया रनर अप और हम ये कहेंगे कि मिसेस इंडिया का खिताब जीता है 2018 का, और भी कई सारे पेजेंट्स इन्होंने हासिल किए हैं। दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है। आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हम आज फराह अनवर से। बहुत बहुत स्वागत है आपका परवाज़ में। थैंक यू सो मच शीबा, आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। मिसेस इंडिया यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल 2018, ये रिसेंटली आपको ये खिताब मिला। इससे पहले अगर हम 2016 की बात करें तब भी आप विजेता रही है, तभी आपने पेजेंट जीता। एलिट का पेजेंट था मिसेस इंडिया, वो भी आपने जीता। अभी रिसेंटली कनाडा से आप होके आई, आपने फिर हमारे इस देश को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर। मिस इंडिया तो बहुत हमने देखी है, मिसेस इंडिया जब सामने आता है तो बात आ जाती है, कई सारे जहन में सवाल आ जाते हैं कि मिसेस इंडिया ओके, कई सारी रुकावटें आई होंगी बीच में, घर वालों का सपोर्ट नहीं रहा होगा। आपके जहन में किसने ये बात डाल दी? शादी के बाद कैसे सोचा आपने? एक्चुअली बचपन से ही ना मेरे पेरेंट्स को आदत थी कि मुझे घर में नहीं बिठाना है, तो वो कभी बास्केटबॉल में डलवा देते थे, कभी टेनिस सिखाने भेज देते थे, डांस क्लासेस भेज देते थे। एंड उसके बाद मेरे जो हस्बैंड हैं उनको भी आदत है कि घर में नहीं बैठना है, कुछ भी करो घर ये तो बहुत अच्छा है। तो एक बार ऐसा हुआ था कि हम एक पैजेंट देखने गए थे, पूना में एक मिसेस इंडिया का पैजेंट हुआ था। तो वहाँ पे मैं वॉशरूम गई थी एंड वहाँ पे ना कोऑर्डिनेटर वो गर्ल्स को ढूंढ रहे थे जो पार्टिसिपेंट्स थी। एंड सडनली ही वाज लाइक, आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप जाओ 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 बैक स्टेज जाओ। एंड ना एकदम से पूरा वो जो एकदम भेड़ चाल नहीं होता है, 4-5 लड़कियाँ और उनके साथ मैं भी ऐसे ऐसे करके आई वेंट बैक स्टेज एंड देन आई टोल्ड देम आई एम नॉट अ पार्टिसिपेंट, आई हैव कम टू सी द शो। सो उसके बाद आई टोल्ड दैट टू माई हस्बैंड कि ऐसा ऐसा भाई वाकयात हुआ है कि मुझे ज़बरदस्ती वहाँ भेज दिया गया और उन्हें ऐसा लगा कि मैं ही पार्टिसिपेंट हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मुझे लगता है आपको ट्राई करना चाहिए एंड आप बहुत अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में, बिकॉज आपकी हाइट अच्छी है, आप बोलते अच्छे तरीके से हो एंड आपकी सपोर्टिव फैमिली है, कोई टेंशन नहीं है घर पे कि आप टाइम नहीं दे सकते हो इसमें, तो आप ट्राई करिए, हो सकता है आप जीत जाओ नेक्स्ट ईयर। तभी तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपके हस्बैंड ने वो पहली सीढ़ी थी जो कामयाबी की थी, आपने आपके हस्बैंड ने साथ दिया था। बहुत इम्पोर्टेंट रहता है हर एक औरत के लिए, और हर एक औरत के लिए डेफिनेटली। उसके बाद आपके इन-लॉज, उनको मनवाना पड़ा? नहीं, मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे ख्यालात के हैं दोनों एंड वो कभी इंटरफेयर नहीं करते। उन्हें पता है कि आई एम अ इंटेलिजेंट अडल्ट, तो उन्हें पता है कि हमारी बहू जो भी करेगी वो सब ठीक ही डिसीजन लेती है। जब अकेले पूना में रह के घर चला लेती है अपना, तो वो इंटरफेयर नहीं करते। वो इनफैक्ट वो भी बहुत खुश होते हैं। तो मेरे सास ससुर जो हैं वो पटना में रहते हैं, मेरे ससुर जो हैं वो एक्स मिनिस्टर रह चुके हैं बिहार के, बट उनकी जो सोच है ना वो बहुत ही आगे और स्पेशली औरतों को बहुत आगे ले जाने वाली है। बिकॉज बहुत जरूरी होता है। मेरी जो सास हैं वो भी बहुत पढ़ी लिखी हैं, उनकी फैमिली में भी सारी जो औरतें हैं बहुत पढ़ी लिखी हैं, तो वो सोच नहीं है, रूढ़िवादी सोच नहीं है कि भाई बहू ये नहीं कर सकती या बहू वो नहीं कर सकती। वो बहुत खुश होते हैं जब भी मैं कुछ अच्छा है ना। तो इंसान की जो मंजिल है वो खुद ब खुद उसको मिल जाती है अगर अपनों का साथ होता है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। हाँ, तो आप चूंकि भोपाल की है, आपने MBA किया, उसके बाद आपने कई सारी कंपनीज में काम भी किया, राइट? कैस्ट्रॉल में भी आपने काम किया? हाँ, मैंने कैस्ट्रॉल में 5 साल काम किया है। मैंने कोका कोला में भी काम किया है, 1-1.25 साल कोका कोला में काम किया है, देन कैस्ट्रॉल में 5 साल काम किया मैंने। तब तो आपके जहन में ऐसा नहीं रहा होगा, होता है ना बचपन से ही आप मिस इंडिया देखते हैं, आप एजेंट्स देखते हैं या आप लोगों को देखते हैं बाहर जाके हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करती हैं लड़कियां स्पेशली, तो तब जहन में कभी ये ख्याल नहीं आया था शादी से पहले, शादी के बाद आपके हस्बैंड ने ख्याल डाल दिया आपके जहन में? उससे पहले एक्चुअली ना मेरे पेरेंट्स जो हैं वो एडुकेशन बैकग्राउंड से हैं,
सो दोनों ही, माय फादर वाज अ प्रिंसिपल एंड मेरी मॉम भी लेक्चरर थी। तो वो बचपन से ना हमारे घर में बहुत पढ़ाई का माहौल रहा है कि या तो पढ़ाई करो या तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी करो, तो टाइम नहीं मिला कभी। फिर उसके बाद बीच में मैंने अपने फादर को बोला, मेरे फादर चाहते थे कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ आए, तो मैंने बोला भाई ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत पढ़ लिया, अब आप बोलोगे तो एमबीए कर लूँगी लेकिन आईएएस तो नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत नाराज़ हो गए, बोले नहीं 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 आईएएस तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, और तुमने तो पहले साइंस नहीं लिया, मैं तो चाहता था तुम कॉमर्स में चली गई एंड अब तुम आईएएस भी नहीं करोगी। तो बहुत घर में थोड़ा नाराज़ हो गए थे। तो उसके बाद फिर एमबीए में मेरा बहुत अच्छे कॉलेज में एक सिलेक्शन हो गया एंड आई थिंक भोपाल से बहुत लोगों ने दिया था, हमारे काफ़ी रिश्तेदारों के बच्चों ने भी दिया था एंड नहीं हुआ किसी का, बट मेरा हुआ वहाँ सिलेक्शन एंड वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया में। तो उसके बाद फिर मेरे फादर को लगा कि हाँ चलो हुआ है तो भेजना तो चाहिए, अच्छा है अगर एमबीए भी कर लेती है कोई अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में, फिर आगे जाके काम करेगी। तो उस टाइम पे फोकस नहीं था वो कि पैजेंट में जाओ या यू नो इसमें, क्योंकि बहुत टाइम देना पड़ता है डेफिनेटली एंड एक आप में लगन होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपनी कंट्री को कहीं भी रिप्रेजेंट करते हैं तो एक लगन होनी चाहिए कि आप बहुत अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि भाई आपका झंडा और आपकी कंट्री का नाम वहाँ पे रोशन करना रहता है। तो इसलिए मेरे फादर ने, जब तो उतना नहीं था बट अब जाके वो बहुत खुश होते हैं एंड जब मैंने मिसेस यूनाइटेड नेशन का फर्स्ट रनर अप जीता था, मिसेस एशिया का टाइटल जीता था, तो एक इंडियन फ्लैग के साथ मेरे बहुत सारे पेपर्स ने फोटो छापी थी। तो वो देख के वो इतना इमोशनल हो गए, देख के रोने लग गए वो एंड देन उन्होंने मुझे फ़ोन किया एंड ही वाज लाइक आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय बच्चा, यू नो इतना मुझे अच्छा लगा कि आपका फोटो आया हमारे झंडे के साथ, जो सबसे बड़ी बात है। एंड फिर बहुत सारे रिश्तेदारों के कॉल आए, सबने बहुत When you felt on top of the world। अच्छा, जब आपने क्राउन जीता तो हर एक तरह के ख्यालात तब आते हैं, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत होता है ना, कई सारे और पार्टिसिपेंट्स होते हैं वहाँ पे, आपको पता नहीं चलता होगा कि नहीं होगा, आप तो अपना बेस्ट देते हो। तो क्या जहन में था जब आपने क्राउन जीता, कौन सा पहला पॉइंट जहन में आया था? जीता तो ऐसा होगा, नहीं जीता तो क्या करूँगी? एक्चुअली मैंने ना इसके लिए ट्रेनिंग ली है, ग्रूमिंग करी हुई है मैंने, पैजेंट ग्रूमिंग जो कहा जाता है। मिसेस अंजना मास्करेनस पैजेंट ग्रूमर हैं पूना में, तो उनके अंडर मैंने ट्रेन किया हुआ है। तो वो एक ही बात बोलती हैं कि आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छी की है, आपने अपनी तैयारी जीत की है, अब आप जीतो या नहीं जीतो आप मेरे लिए तो विनर हो, जो लोग आपसे प्यार करते हैं आप उनके लिए विनर हो। तो वो एक ना डर नहीं रहता जब आप स्टेज पे जाते हो कि भाई मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला, हमको अपना बेस्ट दे के आना है। मिला तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो आपकी फैमिली आपसे हमेशा प्यार ही करने वाली है, आपको कुछ बुरा भला तो नहीं बोलने वाले हैं या आपसे नफरत तो नहीं करने लग जाएंगे, दे विल रिस्पेक्ट यू मोर। एंड मेरे फ्रेंड्स भी बहुत इसी टाइप के हैं कि वो बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं कि मैंने ये अचीव किया या मैंने वो अचीव किया, तो बहुत खुश होते हैं वो। सारे पॉजिटिव लोग ही आपके अराउंड हैं। यस। तो उसकी इसलिए मेरे दिमाग में कोई टेंशन नहीं था। तो जब मैंने बहुत कोशिश करी थी कि विनर का क्राउन मिले, लेकिन जब फर्स्ट रनर अप का भी मिला तो मैं बहुत खुश हुई कि इतने सारे लेडीज़ जो आए थे डिफरेंट कंट्रीज से, उनके बीच में चलो आप फर्स्ट नहीं आए, सेकेंड भी आए, लेकिन आपने एक अच्छा टाइटल जीता, अपने देश को अच्छे से रिप्रेजेंट किया। तो मुझे यही ख्याल आया कि चलो जो भी मैंने ट्राई किया, मैंने अपना बेस्ट किया एंड आगे भी जाके मुझे इससे भी बड़ा मुकाम हासिल करना है। तो वो एक फर्स्ट थॉट आया था कि अब इसके आगे क्या आगे तो बहुत कुछ है। हाँ। क्योंकि आपके अंदर आप गॉर्जियस हैं, आप हाईली टैलेंटेड हैं, आप में मोटिवेशन पावर है, दूसरों को भी आप मोटिवेट करती हैं। जब आप एक क्राउन हासिल करती हैं तो उसके बाद आप पे बहुत सारे फर्ज आयद होते हैं। Now you have responsibilities, right? अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो आजकल चल रहा है, जो मी टू मूवमेंट है, बहुत जोर पकड़ा है इसने। अब हर एक लड़की बाहर आके खुल के बात कर सकती है, उसके साथ अगर कुछ अब्यूज़ हुआ है या कुछ गलत हुआ है, सहना नहीं चाहिए। हर एक कॉर्पोरेट हाउस में या हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं लड़की को किसी तरीके से सहना पड़ा है। आप लोगों की बात करें या आपके फील्ड की बात करें, मॉडलिंग की बात करें, फिल्म इंडस्ट्री की बात करें या पेजेंट्स की बात करें, क्योंकि उस बीच भी आपको कई सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। करेक्ट। हो सकता है आप इस चीज़ से बच के निकल गई होंगी, आपने सहा नहीं होगा, आपको ऐसे लोग नहीं मिले होंगे। क्या आप के नज़र में कुछ ऐसे लोग हैं कि आपको लगता है उनके साथ ऐसा हुआ है?
एक्चुअली मॉडलिंग में ऐसा होता है, बहुत होता है। इनफैक्ट मेरे पास कल ही एक लड़की का मैसेज आया हुआ था फेसबुक पे, उन्होंने मेरे साथ कनेक्ट करा था और उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा कि फराह आपकी जर्नी देखते हैं तो आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, एंड इनफैक्ट मॉडलिंग बैकग्राउंड से ना होते हुए भी आपको बहुत अच्छा काम मिल रहा है। एंड मैं एक नई मॉडल हूँ, अभी मैं कॉलेज से निकली हूँ, एंड मैं जहाँ पे भी जाती हूँ तो मुझसे फर्स्ट क्वेश्चन किया जाता है आप कॉम्प्रोमाइज़ करेंगी क्या। तो मैंने उन्हें यही सलाह दी, मैंने कहा कि देखो जो भी अच्छा प्रोडक्शन हाउस होगा जो आपको सच में काम देना चाहेगा वो आपका टैलेंट देख के काम देगा। कभी भी आप ये नहीं देखेगा कि आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हैं क्या, या उनके सवाल पूछेगा भी नहीं। पूछेगा भी नहीं। तो डेफिनेटली आपको जो ऐसे बोल रहा है वो सिर्फ आपको मोलेस्ट करने के लिए और आपको एक्सप्लॉइट करने के लिए बोल रहा है, एंड वो आपको हो सकता है आगे जाके काम भी ना दे। तो आप सही टाइम का इंतजार करिए। एक्चुअली मॉडलिंग में कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके ऊपर ना पेयर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है कि अच्छा मेरी फ्रेंड ने को तो ये मिल गया असाइनमेंट, मुझे नहीं मिला। अरे मेरी से वो लड़की तो 2 साल बाद आई थी इंडस्ट्री में, वो इतना बड़ा काम कर रही है, मैं नहीं कर पाई। ये बहुत हो जाता है। जब आप ये रेज में आ जाते हो ना तो आप गलत डिसीजंस लेते हो। तो मैं अपने फ्रेंड्स को यही बोलती हूँ कि भाई अपना टाइम आने का वेट करो, मेहनत करो, ऑडिशंस दो, ट्राई टू डू गुड वर्क। अगर आप गुड वर्क करोगे तो आपको अच्छे काम का सिला अच्छा ही मिलता है, ये मेरा मानना है। लेकिन ऐसे बहुत बार होता है कि डायरेक्टर्स मैसेज करते हैं जो फेक होते हैं, बट बहुत बार गर्ल्स बेवकूफ़ बन जाती हैं या उनसे मिलने चली जाती हैं, एंड फिर वो उनसे बहुत अजीब से बेहुदा टाइप के क्वेश्चन्स पूछते हैं, देन दे रियलाइज एंड दे लीव द प्लेस। तो ये होता है, बहुत जगह होता है ये। पूना ये है कि पूना में अच्छे लोग हैं, मार्केट इतना ज़्यादा खुला हुआ नहीं है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो मोनोपोली ज़्यादा है पूना में, तो उसकी वजह से आपको इतना नहीं होता एक्सप्लॉइटेशन जितना बॉम्बे में है, बिकॉज बॉम्बे में लोग बहुत ज़्यादा, डिमांड और सप्लाई का प्रॉब्लम है, व्हाट यू कैन से। लेकिन बॉम्बे पूना इज स्टिल बेटर, दैट्स व्हाट आई फील, बिकॉज अभी तक मैंने जितने लोगों के साथ काम किया है, हाईली रिस्पेक्टफुल, बहुत एथिकल वे में काम करते हैं, पूरा शेड्यूल बताते हैं कि आप इस टाइम पे रिपोर्टिंग है, इस टाइम पे खत्म होगा, एंड दे ट्राई टू स्टिक टू द स्केड्यूल। सो दिस इज द पॉजिटिव थिंग. Yeah, you have never ever come across. Yes. And plus being from a pageant background and a winner of a pageant, तो आपका थोड़ा स्टेटस भी मार्केट में बढ़ जाता है। तो उस टाइम पे ना इंसान थोड़ा घबराता भी है कि अरे इससे ये बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, किस वे में रिएक्ट करेगी, क्योंकि उनको पता होता है ये स्ट्रगलर नहीं है, शी इज ऑलरेडी अ विनर। तो ये ऑफ कोर्स इसको पता होगा कि क्या सही है क्या गलत है, तो इसको फिर विक्टिम ना बनाओ, मे बी हम विक्टिम ना बन जाए, तो इसलिए थोड़ा डर जाते हैं लोग। राइट। फराह अनवर जिन्होंने कई सारे क्राउन्स, कई सारे पेजेंट्स हासिल किए हैं, मिसेस एशिया रनर अप, और हम ये कहेंगे कि आपने अभी रिसेंटली कनाडा जाके आप आई, आपने एक और क्राउन हासिल कर लिया। हाँ, मिसेस यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट रनर अप। वेल, हम बात कर रहे थे मी टू मूवमेंट की। आपने कहा कि आप हमेशा उससे आज़ाद रहे हो, आपको कभी ये सहना नहीं पड़ा। ये भी हो सकता है कि आपके विचार जो ऐसे थे, आपके विचारों पे वो काबू नहीं पा पाए। द रीज़न वॉज कि आपको नॉलेज थी आपके अराउंड क्या हो रहा है। हर एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है जिनके साथ वो काम करें, जिनके साथ उठे बैठे, वो अपनी नज़र खुली रखें। अगर उसके साथ कभी कुछ हो रहा है तुरंत आवाज़ उठाएं। आप मानती हैं इस बात को? अगर जब आपको लगे कि आपके साथ कुछ हो रहा है किसी भी फील्ड में, या फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है ये बंदा सही नहीं है, तो तुरंत उसी वक्त बिना किसी झिझक के आपको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि थोड़ा वक्त गुजरता है, फिर लोगों से आपको सुनना पड़ता है, तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई, अब क्यों आप आवाज़ उठा रहे हो। अगर उस वक्त पे आवाज़ उठाई, लोग समझेंगे नहीं आपके हालात कैसे थे उस वक्त। हो सकता है आपने थोड़ा सोसाइटी का सोचा होगा, अपने घर वालों का सोचा होगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? व्हाट डू यू थिंक? एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आज आपके साथ गलत हुआ हो या 10 साल पहले या 20 साल पहले गलत हुआ हो, गलत तो गलत ही होता है। बट हमारी इंडियन सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है, शुरू से ना लड़कियों को अंदर रखा जाता है, जो बोलते हैं ढक ढक के रखा जाता है, और बेटों से बोला जाता है भाई जाओ तुम जो करना है जाके करो, तुम तो हमारे घर की शान हो। और बेटियों का ये बोला जाता है कि भाई अगर आप इतनी सी भी मिस्टेक कर दो तो आप शान में धब्बा हो। तो वो बचपन से ही जब ये बातें लड़कियों के या बच्चियों के जहन में जब डाली जाती है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है स्टैंड लेना, क्योंकि क्या लगता है अरे
पता चल गया घर पे तो वापस बुला लेंगे, वैसे ही तो बहुत मुश्किल से आई थिंक ये मौका मिलता है कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाके काम करो, एंड फिर उसके बाद अरे अगर पापा को पता चल गया या मम्मा को पता चल गया, भाई को पता चल गया, तो पता नहीं क्या पक्का सोचेंगे, वापस बुला लेंगे। सबसे पहले तो वो डर हो जाता है लड़की के अंदर। दूसरा ये डर होता है कि भाई पता नहीं मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बिकॉज इंडिया में तो स्लट शेमिंग बहुत आम बात है। आपकी गलती भी नहीं हो, अगर आप रोड पे भी जा रहे हो, रोड पे भी आपको किसी ने टच कर दिया तो शायद 10 लोग यही सोचेंगे अरे ये क्यों रोड पे जा रही थी, तो मतलब रोड पे भी चलने में लड़कियों को 10 बार सोचना पड़ेगा। ऐसी हालत है आज हमारी कंट्री में। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मूवमेंट हुआ है ये बहुत पॉजिटिव मूवमेंट है। डेफिनेटली कुछ गर्ल्स होंगी जो झूठ बोल रही होंगी, जो फायदा उठा रही होंगी इस मूवमेंट का, लेकिन हो सकता है 90% ऐसे गर्ल्स भी होंगी जो बाहर आएंगी। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि जो ये प्रेडेटर्स हैं, जो सोचते थे कि गर्ल्स अवेलेबल हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, अब उन्हें भी डर है कि भाई सोशल मीडिया पे भी एक मैसेज लिख दिया तो पुलिस अभी तो तैयार बैठी है हमारे। इट्स वेरी गुड मूवमेंट आई गेस। और आप हमेशा लोगों को एडवाइस देती हैं, आप इंस्पिरेशन है हर एक के लिए, आप एज ए स्पीकर काम करती हैं, लोगों को मोटिवेट करती हैं, सो दैट्स वेरी गुड। और हम चाहते हैं इसी तरह से आप लोगों को मोटिवेट करती रहें। लेकिन बात करें आप अलग अलग जिन मरहलों से गुजरती हैं जब आप पेजेंट हासिल करने तक पहुंचती है, कई सारी इस बीच लड़कियां आपकी हमसफ़र बन जाती हैं, रहबर बन जाती हैं, जिनके साथ उठना बैठना होता है, तो ऐसे में दोस्ती काफ़ी गहरी हो जाती है, राइट। उस बीच वो दिमाग में रहता है कंपटीशन का, लाइक वो हो जाता है ना कि यार इससे ज़्यादा मैं ये करूँगी तो शायद मैं जीत पाऊँगी, वो हमेशा तज़ब्ज़ुब रहता है जहन में। तो आपके साथ ऐसा कभी हुआ, और कौन कौन से रास्तों से आपको निकलना पड़ता है? इट्स वेरी डिफ़िकल्ट आई गेस। ऐसा नहीं है कि आप दिखने में अच्छी हैं तो बस उतना ही चलता है, वहाँ पे कई सारी चीज़ों का भी संगम होता है, तभी आप एजेंट हासिल करती हैं। फ्रेंड्स का तो मैंने एक्चुअली बहुत क्लोज फ्रेंड्स बनाए हैं पैजेंट्स के दौरान। इनफैक्ट जो मैं अपने इंटरनेशनल पैजेंट के लिए भी गई थी, मिसेस यूनाइटेड नेशन के लिए, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छी गर्ल्स के साथ मेरी फ्रेंडशिप हुई। अफ्रीका से थे, सिंगापुर से थे, वी हैव गर्ल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज़ लाइक कनाडा। सो वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मैंने बनाए जिनसे मैं टच में हूँ आज भी। जब मैं मिसेस इंडिया कर रही थी तो हमारा जो बैच था, अंजना मास्करीनस ने जिनकी ट्रेनिंग करी थी, वहाँ से ही 5 गर्ल्स गई थी जो ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स थे। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने एंजॉय किया जाके, एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा सब लोगों ने, एंड आई बिकेम द विनर, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट वो सारी गर्ल्स बहुत खुश थे कि मैं जीती वो पैजेंट। तो वो कंपटीशन वाली फीलिंग तो नहीं आती, बट डेफिनेटली 1-2 गर्ल्स ऐसे रहते हैं जिनके दिमाग में शायद रहता है कि यू नो ये शायद बेटर कर रही है मेरे से, तो फिर वो धीरे धीरे बात करना बंद कर देंगे या ट्राई करेंगे कि मे बी यू नो मेरा कोई प्रोजेक्ट है तो उसका कोई लीड उनको मिल जाए तो वो प्रोजेक्ट लें, तो वो होता रहता है। बट वो मैं दिल पे नहीं लेती हूँ, बिकॉज अगर मुझे 2 अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं तो हो सकता है एक बुरा फ्रेंड भी मिल जाए उसके वजह से। there's a point। अक्सर पेजेंट्स में लड़कियां जाती हैं तो जहन में अजीब अजीब ख्यालात आते हैं कि नहीं, अगर उसने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, एंड लो सेल्फ एस्टीम फील करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस उस चक्कर में लूज़ करते हैं। सो ये अच्छा पॉइंट है, आप किसी भी कंपटीशन में जाओ, चाहे आप मिस इंडिया का खिताब पाने वाले हो या फिर मिसेस इंडिया के कंपटीशन आप जाओ या मिसेस एशिया के कंपटीशन में आप जाओ, ये बात जहन में ज़रूर रखनी है कि भाई हम यहाँ कंपटीशन में हैं, हमें अपने आप से कंपटीशन है, हमें दूसरों से कंपटीशन दूसरे से नहीं है। yes. आप अपने आप से compete करोगे तो आप बेहतर बनोगे, ग्रो करोगे। दूसरों से compete करोगे तो भाई आपकी नज़र में हो सकता है वो बेहतर हो, पर हो सकता है वो स्टेज पे कुछ ना कर पाए, आपने तो उनके चक्कर में अपना जो डेवलपमेंट था वो भी खो दिया। yes. तो बेटर है आप अपने आप से compete करो, एंड ऊपर वाला देख रहा है आपकी मेहनत और ज़रूर आपको उसका सिला मिलेगा। ये मेरा मानना तो ये है। यस। अच्छा, फेमिनिज्म की हम बात करें, आपकी नज़र में क्या है फेमिनिज्म, और आजकल के दौर में आपको क्या लगता है कि फेमिनिज्म वाकई है और इट्स वर्किंग दीज डेज, या कहीं ना कहीं वो इक्वेलिटी की जब बात आती है तो लगता है कि फेमिनिज्म अभी नहीं है? What do you think about that? मेरे हिसाब से फेमिनिज्म की जो मेरे नज़र में जो डेफिनेशन है वो ये है बीइंग इक्वल। भाई आप लड़के हो चाहे आप लड़की हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पे मिलना चाहिए आपको, एंड आपको इक्वल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए।
तो बहुत बार इंडिया में ये देखा गया है, लड़कों को इंग्लिश स्कूल में भेज दिया, लड़कियों को या तो भेजा ही नहीं स्कूल, या तो जो आपके वहाँ पे लोकल स्कूल था, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई स्कूल था, वहाँ पे भेज दिया, क्योंकि भाई बेटे को ज्यादा, बेटा तो घर चलाने वाला है, तो लड़की को क्या करेंगे इतना पढ़ा के, ये सोच बाद में शादी ही तो करनी है। हाँ, बाद में शादी ही तो करनी है, बाद में शादी ही तो करनी है। बट उस टाइम पे आई थिंक पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि भाई आपकी जो बेटी है उसके जो बच्चे होंगे उनकी एडुकेशन तो वही चलाने वाली है ना, शी विल बी द लेडी ऑफ द हाउस। वो अपने बच्चों को जैसे डेवलप करेगी, तो फ्यूचर जनरेशन आप खराब कर रहे हो, अपने बेटे को सारा दे दिया, बेटी को कुछ नहीं दिया। तो फेमिनिज्म मेरी नज़र में ये है, बेटा हो आपके चाहे बेटी हो, आप दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दीजिए, दोनों को बेहतरीन, जो जितना एक माँ बाप कर सकते हैं, सबसे जरूरी है बेहतरीन एडुकेशन दीजिए और बेहतरीन संस्कार दीजिए। क्योंकि आई फील इंडिया में ये भी एक प्रॉब्लम है कि गर्ल्स को थोड़ा दबाया जाता है, लड़कों को कुछ ज्यादा ही पावर दी जाती है जिसका वो मिसयूज करते हैं। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के साथ आप स्ट्रिक्ट भी रहिए, प्यार भी दीजिए, बेहतरीन से बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दीजिए, एंड फिर वो नेचुरल टैलेंट पे डिपेंड करता है। आई थिंक हम गॉड ने सबको नेचुरल टैलेंट दिया है, लड़का बेहतर करे चाहे लड़की बेहतर करे, वो तो बच्चे पे ही डिपेंड करेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी दोनों को मिलना। बिल्कुल सही आपने कहा, वेरी वेल डिस्क्राइब्ड बाय यू। बहुत अच्छा लगा। ये पॉइंट है कि जब आपने इक्वली दोनों के बारे में सोचना शुरू किया, चाहे वो लड़का हो या लड़की, सारी चीजें वही खत्म हो जाती हैं, उसके आगे डिस्कशन ही खत्म हो जाता है। फिर कोई चीज नहीं रहती, कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, जेंडर बायस नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। बहुत अच्छा लगा फराह आपके साथ बात करते हुए। आपकी परवाज़ जितनी ऊंची है इससे भी और ऊंची हो जाए, और आप अपने मुल्क का, देश का नाम हर जगह रोशन करें, और भी पेजेंट्स में आप हिस्सा लें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर लाइफ। बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी, थैंक यू। वेल, आज की परवाज़ में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप अपने हौसले को भी इसी तरह से उड़ान देंगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो भी आपके सपने हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें, ज़रूर करें। आपके पास मंजिल है, आपके पास अपनों का साथ है। सबसे बढ़िया बात है, आप खुद अपने साथी बन जाइए, फिर देखिए आप कहाँ पहुँच जाएंगे। फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। एक नई परवाज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़ एंड बाय बाय।